हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं वेक्टर का 5th पार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट के बारे में। देखो, डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है इसे, या फिर हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, और इसके अलावा हम इसको कॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कॉस यूज होता है। तो बेसिकली वैसे तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे मान लो एक फॉर्मूला है डॉट, देखो डॉट प्रोडक्ट निकालते क्यों है? ठीक है, अलग अलग कैलकुलेशंस को करने के लिए। अब कौन सी कैलकुलेशंस को करने के लिए वो ध्यान देते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जैसे मान लो अब से ए डॉट बी, दो वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इसके साथ में कॉस थीटा। और यही रीजन है जो मैं इसको कॉस प्रोडक्ट भी बोलता हूं क्योंकि इसमें कॉस आता है। तो अगर मेरे को दो वेक्टर के बीच में थीटा निकालना है तो सिंपल कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब हमें ये तो पता है, देखो अगर मैं सिंपल सी बात है मैं तुम्हें बोलूं कि हमारे पास एक वेक्टर है, से ए वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब अगर मुझे इसके बीच में मतलब कोई भी दो वेक्टर है, से बी वेक्टर भी ले लेते हैं, चलो बी वेक्टर लेते हैं बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब ये तो पता है मुझे कि अगर मेरे को बोला जाए कि भाई इनके बीच में थीटा निकालो, अब यहां पे फंस जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि यहां पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा नहीं, वहां पे फंस जाएंगे हम। तो यहां क्या लगाया जाएगा ऐसा कि इनके बीच में एंगल निकाल सके? तो देखो नीचे वाला मैग्नीट्यूड, ऊपर वाला ये है बी मैग्नीट्यूड। तो अगर सॉरी अगर मेरे को ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट सबका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बहुत अच्छे, तो मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बट ये ए डॉट बी कैसे सॉल्व होगा? सिंपल मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, हमने उसके बारे में सीखना है। ठीक है, तो चलो बिना किसी टाइम के शुरू करते हैं। तो अभी तक ये पता लगा था कि ये क्या नहीं करना है, या ये करेंगे तो इसमें क्या नहीं मिलेगा, या ये क्यों करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें मिलने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले को हमने याद रखना है, और ए डॉट बी को हम कैसे सॉल्व करते हैं हम वो याद रखेंगे। तो उसके लिए मैं कुछ बेस वेक्टर बताना चाहूंगा। मैंने तुम्हें 3 तरह के बेस वेक्टर बताए थे। एक बताया था मैंने आई कैप, एक बताया था मैंने जे कैप, और एक बताया था के कैप। तो सिंपल सी बात है, देखो मेरे पास अगर मान लेते हैं बेटा एक वेक्टर है मेरे पास से आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये दे रखा है। और मेरे पास बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर इनको सॉल्व करता हूं, ठीक है, मान लेते हैं बेटा मैं a डॉट b सॉल्व कर रहा हूं। देखो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि बात कहां अटकने वाली है। अगर मैं ये करूंगा तो बात कहां अटकेगी, कहां? क्योंकि जहां बात अटकेगी वहीं पे हमारा सॉल्यूशन होगा और वहीं पे समझ भी ज्यादा आएगा। तो अगर मैं a डॉट b को करता हूं तो क्या आएगा? देखो a आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बहुत बढ़िया, बीच में डॉट लगाया ना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब दिक्कत होगी। अब दिक्कत ये होगी कि अगर मैं आई को किसके साथ करूं, मतलब क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, या अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा आता है a डॉट बी इज इक्वल टू, इसको इसके साथ करूंगा तो 2i डॉट आई। बहुत बढ़िया। दूसरा करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 3 1 जा 3 i डॉट जे, प्लस फिर इसको इसके साथ करूंगा तो 4i डॉट के। तो दिक्कत यहां आके अटक रही है कि आई डॉट क्या आएगा, आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आयोटा तो है नहीं कि मल्टीप्लाई करके हमने 1 लिख दिया या -1 लिख दिया या +1 लिख दिया, तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं यहीं छुड़वा रहा हूं, ठीक है, ये टॉपिक ऐसे ही चलेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक बॉक्स ले रहा हूं जहां पे मैं तुम्हें तो कुछ रूल्स बताने वाला हूं जिनके बेस पे ये कहानी शुरू करने वाले हैं हम। तो आई डॉट आई का क्या मतलब है? देखो आई डॉट आई का मतलब है कि आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, लेकिन सॉरी हाँ चलो पहले आई का छोड़ो, आई जे कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन थीटा क्या होगा? अब हमें इन दोनों के बीच में तो एंगल पता है। देखो आई होता है एक्स डायरेक्शन में और जे होता है वाई डायरेक्शन में।
तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये कि आई डॉट जे, और हमें ये भी पता है कि ये दोनों क्या यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। अगर नहीं पता तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में देख सकते हो जाके, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था। तो यहां पर अगर बात करें इन दोनों की वैल्यू क्या है 1, एंड cos थीटा इज cos 90, सो cos 90 क्या होता है 0, तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। कोई भी दो वेक्टर होंगे आई जे इधर आएगा, जैसे ये मान लो आई है हमारे पास, ये जे है, और यहां हमारे पास के वेक्टर आएगा। अब इनमें भी एंगल 90 होता है, इनमें भी एंगल 90 होता है। इसका मतलब है कि आई जे के आई तीनों के तीनों क्या होंगे 0। क्यों? क्योंकि हर जगह कहानी कहां अटकेगी आके cos 90 में। तो अगर मैं यहां पे देखूं सिमिलरली मैं ये कह सकता हूं कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0, और सिमिलरली या फिर और जे डॉट आई इज इक्वल टू के डॉट जे इज इक्वल टू आई डॉट के इज इक्वल टू 0। ये सारे 0 होंगे। मतलब किसी एक वेक्टर को अगर तुम किसी और एक यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो तो उसका आंसर क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि उनके एंगल, उनके बीच में एंगल 0 है। बट अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। अगर मान लेते हैं बेटा आई कैप डॉट आई कैप है, तो क्या कुछ बदलाव होएगा? बिल्कुल होएगा। क्या बदलाव होगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। बट हमें पता है कि आई वेक्टर भी इधर है और दूसरा आई वेक्टर भी इधर है, तो एंगल कितना होगा 0। सो एंगल 0 होने की वजह से ये क्या हो गया 1, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, ये आ गया। एंड सिमिलरली अगेन जे डॉट जे भी और के डॉट के भी किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। क्लियर है? एक मिनट फ्रेम में देख लो, नीचे वाला पार्ट फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, आ रहा है फ्रेम में। तो ये दो कि भाई अगर डिफरेंट वेक्टर हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0, और सेम वेक्टर हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 1। क्लियर है? नो। अब कहानी सॉल्व हो जाएगी आगे या अभी भी नहीं होगी? अब तो हो ही जाएगी। तो एक तो ये था हमारे पास प्लस, अब इसको सबसे करेंगे तो 2 2 जा 4, तो मैं पहले 4 लिखता हूं, यहां पे 4 लिखा, जे डॉट आई, तो जे डॉट आई कैप प्लस, अब इसको इससे क्या 3 2 जा 6 जे डॉट जे कैप प्लस, अब इसको इसके साथ करेंगे तो 4 2 जा 8 और क्या आया जे डॉट के कैप, ये आ गया प्लस। अब एक और चीज आएगी यहां पे, थर्ड वाला भी आ गया, 3 2 जा 6 के कैप डॉट आई कैप प्लस, इसको इसके साथ करेंगे 3 3 जा 9, तो 9 के कैप डॉट जे कैप प्लस, इसको इससे करेंगे तो 4 3 जा 12 के डॉट के। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, सारी की सारी 0 होगी। एक हमारे पास मार्कर दूसरा यूज करते हैं, एक हमारे पास ये वैल्यू 1 होगी, एक हमारे पास ये वैल्यू 1 होगी और एक हमारे पास ये वैल्यू होगी, बाकी सारी की सारी क्या होंगी 0। तो अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं, ध्यान देते यहां लिखते हैं, तो a डॉट b इज इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 12, तो यहां पे आया हमारे पास 12, एंड a डॉट b इज इक्वल टू क्या आया 12 6 18 टू 20, तो हमारे पास आ गया 20। क्लियर है? अब फर्दर चलते हैं आगे इस फॉर्मूले के ऊपर, इस फॉर्मूले करते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, a डॉट b ऊपर आएगा, सो a डॉट b क्या है हमारा 20, और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा। मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं यहां पे साइड में। अगर हम a का मैग्नीट्यूड निकाले तो अंडर रूट सबका स्क्वायर कर दोगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 9, सबको प्लस करूंगा तो क्या है हमारे पास अंडर रूट 9 3 13 और 1 14, यही आएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे हमारा जो कांस्टेंट है 1 है, इसमें 2 है 3, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9, तो 9 4 13 और 1 14, तो 14 आ गया। बहुत बढ़िया। a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड सिमिलरली निकालूंगा, तो अंडर रूट आया हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आया 4 प्लस 9 प्लस 4 4 जो 16, दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा 25 25 और फिर 29 होल अंडर रूट, तो ये b का मैग्नीट्यूड आया। वैल्यू पुट करेंगे यहां पे तो क्या आएगा अंडर रूट 14 अंडर रूट 29,
ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज कुछ भी लिया था, ठीक है, अपनी मर्जी से, तो इसलिए इसका कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है। कई बार इसका आंसर एग्जैक्ट आ जाता है। अब ये आंसर हमने सॉल्व कर लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू हम जाएंगे कॉस इनवर्स ऑफ लेके जाएंगे और 20 अपॉन वट एवर द आंसर। अगर आंसर निकालें इसका तो 29 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 36, 3 4 9 1 9, 4 2 8, 8 और 9 8 और 9 17, 17 3 20, 2 2 2 1 और 2 2 2 2 और 2 4 406, तो नीचे आ जाएगा 406 होल अंडर रूट में, ठीक है। और 400 अप्रॉक्सी किसका होता है? 20 का होता है, ठीक है। तो 20 में कट जाएगा, करीब 1 के आसपास आएगा अंदर, तो cos इनवर्स ऑफ 1 कब आएगा? तो अप्रोक्सीमेटली जो इसका आंसर आना है वो cos इनवर्स ऑफ, देखो इसका अंडर रूट निकालेंगे 20, तो 20 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 20 कटा तो कितना है 1। तो इसके आगे भी सॉल्व करते चलो, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 कब होता है? 0 डिग्री पे। तो थीटा क्या है हमारे पास? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? 0 डिग्री पे। क्लियर है? तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये था बेसिकली डॉट प्रोडक्ट सॉल्व भी ऐसे करते हैं। तो मैं बता दूं कैसे करते हैं, दोबारा रिवाइज एकदम से फटाफट रिकैप लेते हैं। ए डॉट बी अगर हम निकाले, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, तो मतलब बेसिकली ये यूज करते हैं एंगल निकालने के लिए या फिर दो चीज कोई भी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। सो बेस वेक्टर्स में आई जे के बारे में बात करूं, मैंने दो वैल्यू लिए, दो वैल्यू लेने के बाद उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला, लेकिन बात कहां पे अटकी है यहाँ पे कि यहाँ बहुत सारा डेटा हो गया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैंने इसके लिए कुछ रूल्स बताए, एक डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, एक बताया था सेम वेक्टर का। डिफरेंट वेक्टर का हमेशा 0 आता है और सेम वेक्टर का हमेशा 1 आता है। तो मैंने क्या किया, ये 0 होगी, ये 0 होगी, ये 0 होगी, इसमें सिर्फ ये वैल्यूज बच गई। आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया, के डॉट ये 1 हो गया, तो दोनों तीनों को प्लस किया, ये आया हमारे पास, कॉस थीटा वैल्यू पुट कर दिया और एंगल निकाल दिया। क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा कि फिजिक्स में कैसे यूज होता है। ये तो देखो एक ना वेक्टर मैथ्स में चलता है, बेसिकली मैथ्स का टूल है एक, तो इसको फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं, मैं कुछ एक न्यूमेरिकल देता हूं, छोटे छोटे से 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे और इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमारे पास दो वेक्टर है, एक बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर दिए हैं और उनके बीच में हमने एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या आएगा, अंडर रूट हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1, तो यहां कितना है अंडर रूट 6, क्योंकि 4 प्लस 1 प्लस 6। तो अगर मैं b का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, यहां पे मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका भी अंडर रूट करेंगे, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अगेन ये कितना आएगा 2 2 4 प्लस 6, कितना आया अंडर रूट 6 आया हमारे पास। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब a डॉट बी सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर हम बात करें बेटा कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा हमारे पास आएगा a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास i प्लस 2j माइनस के कैप डॉट b दे रखा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन a का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट 6 और b का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट 6। तो ये 6 मल्टीप्लाई करके 6 हो गए। नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैंने तुम्हें बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम चीज हो, सेम वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे 1 देंगे, तो दिस मतलब आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा 1, तो आएगा -1। तो ये क्योंकि माइनस है ना, इसके आगे कांस्टेंट माइनस है, इसके आगे +1 है, इसके आगे तो 1 मल्टीप्लाई -1 इज -1। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया +2 और इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आया +2। क्यों? क्योंकि के कैप 1 हो गया एंड -2 मल्टीप्लाई -1 इज ओनली 2 अपॉन कितना आया 6। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आया 2 2 4 और 4 -1 इज 5/6, नो 3, तो 3/6 काट करूंगा तो कितना आया 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो थीटा कितना आया हमारे पास 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहां से थीटा आ गया हमारे पास। सिंपल, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन करवाया है। आगे चलते हैं। नाउ इस पे आ जाओ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें बोला कि प्रूव दैट द वेक्टर्स a डॉट बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो परपेंडिकुलर क्या मतलब है ये देखते हैं। अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो a डॉट बी हमें पता है, सिंस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ठीक है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, दोनों में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब यहां पे कितना आएगा
जीरो, तो जब ये जीरो हो गया तो सारा सारा भी जीरो। नाउ फॉर परपेंडिकुलर ए टू बी, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, मस्ट बी जीरो। तो दोनों क्या करेंगे हम, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, अगर ना है तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमें दे रखा है बेटा ए डॉट बी जीरो करना है, तो आई कैप प्लस 2j प्लस 3k डॉट लगाया बीच में, यहां क्या आएगा 2i कैप माइनस जे कैप। अभी जीरो नहीं करना, हमने जीरो लिखना नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें बताया है, हमें जीरो लिखना नहीं, हमें प्रूफ जीरो करना है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, क्योंकि आई कैप क्या आ गया हमारे पास 1, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 और आई कैप क्या आ गया हमारे पास 1। के का कोई जोड़ीदार है नहीं, जे का है, तो कितना आएगा -2, तो कटा कितना आएगा, आंसर 0। तो यहां क्या हो रहा है, ए डॉट बी हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है। नाउ फिजिक्स में एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं कि फिजिक्स में कैसे अप्लाई होता है। मैं अगेन बता रहा हूं कि बेटा मैथ्स में भी यही सेम टॉपिक है, तो फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। A body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force F given by F is equal to -i cap plus 2j cap plus 3k cap Newton, where I, j, k are unit vectors in the x, y, z direction. Now calculate the work done by the force in displacing the body through a distance of 4 मीटर along the z-axis। ये भाई इन्होंने फिजिक्स वाली बात करी है और इन्होंने कुछ यूज की है फिजिक्स। वो कह रहा है बेटा फोर्स दे रखी है तुम्हें -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई थिंक यही है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ यही दे रखी है। और वो ये कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट, देखो ये फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 मीटर इन z डायरेक्शन है, z एक्सिस। ठीक है, देखो जब हमने z एक्सिस लिख दिया तो इसके ऊपर k कैप नहीं लगाएंगे, यूनिट वेक्टर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर लिखते ही इसलिए ताकि हमें पैराग्राफ में ना लिखना पाए इधर उधर इधर उधर, तो हम यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं रिप्रेजेंट करूं तो कितना आएगा 4k कैप, यही आएगा। क्यों, क्योंकि z की तरफ भाग रहा है। डिस्प्लेसमेंट ये लग रही है लेकिन फोर्स तो ये लग रही है, मतलब फोर्स चारों डायरेक्शन में लग रही है, चारों तरफ से लग रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है इसमें। तो बताओ वर्क डन कितना है। तो वर्क डन का बेटा फॉर्मूला होता है F.S या फिर F.X। मैंने यहां पे गलत लिख दिया, देखो हमेशा कोई भी दो वेक्टर अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, स्केलर। रिमेंबर दैट। नाउ W इज इक्वल टू F क्या है हमारे पास, I कैप माइनस के साथ प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारे पास आ गई फोर्स डॉट 4k कैप। किसी का भी कोई जोड़ीदार नहीं है, सिर्फ किसका है, k का है। तो k को मल्टीप्लाई कर दें, कितना है 12 जूल, खत्म, क्वेश्चन खत्म। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रखा है, ध्यान दो। अ फोर्स ऑफ 7i कैप प्लस 6k कैप, मतलब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि फोर्स ऑफ 7i कैप प्लस 6j कैप k कैप है, i कैप और k कैप है। A force of 7i cap plus 6k cap Newton makes a body move on a rough plane with a velocity of this much 3j cap plus 4k cap। तो velocity रखा है बेटा हमें 3j cap plus 4k cap मीटर पर सेकेंड, और ये दे रखा है न्यूटन में। ये दो चीजें रखी है और वो बोल रहा है कैलकुलेट द पावर इन वॉट। पावर निकालनी है। देखो पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम होता है तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है हमारे पास वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू F डॉट V। तो P इज इक्वल टू F कितना है हमारे पास, ये रहा, V ये रहा। तो 7i कैप प्लस 6k कैप डॉट 3j कैप प्लस 4k कैप, 3j कैप प्लस 4k कैप। अगेन क्या करेंगे हम, i को i से, j को j, i है नहीं, k है नहीं, k वाला ओनली, j है नहीं, तो k क्या है 6 4 24, तो 24 वॉट। बस इतना सा और आंसर आ रहा है 24 वॉट। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन आते हैं इजी से। ठीक है, बिल्कुल ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स में भी आते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो वो भी इजी होते हैं क्वेश्चन, मुश्किल नहीं होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली यूज होता है जो क्वांटिटी, जो कैलकुलेशन मुश्किल होती है या फिर जिनको
नहीं निकाल सकते हम ट्रायंगल लॉ को, उनको हम डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, और ये इससे भी ना निकले उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे। तो कुछ रूल्स होते हैं, अब मैं कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं तुम्हें, ध्यान देना। डॉट प्रोडक्ट के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं एज अ टूल्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला लॉ है दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव मतलब ये है कि अगर मैं ए डॉट बी करूं तो सेम बी डॉट ए के इक्वल होगा, मतलब दोनों का अगर तुम डॉट प्रोडक्ट निकाल लो तो क्या आएगा, इक्वल। तो इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो अगर फॉलो करना, अगर वो बोले कि इसे ऑबे करता है कि नहीं करता है, तो दो वेक्टर दे दो और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, एक बार इधर करवा दो एक बार उधर करवा दो, आंसर तुम्हारे पास सेम होगा, प्रूव हो जाएगा। दूसरा है तुम्हारे पास कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगर एडिशन पे तुम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाओगे तो वो पास करेगा। जैसे मान लेते हैं बेटा ए डॉट बी प्लस सी, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, विच इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, फॉलो करेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। अगर तुम्हें प्रूफ करना, अगेन दो वेक्टर ले लो कोई भी कहीं से भी, और दो वेक्टर को तुम सेम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दो। तो थर्ड कहता है वो कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अगर ए डॉट बी का प्रोडक्ट कह रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा तो इसका मतलब दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मैंने अभी बताया था तुम्हें क्वेश्चन करवाते हुए। टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर इफ A dot B is equal to AB, means maximum magnitude, maximum positive value या maximum positive magnitude। तो अगर दोनों की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर प्लस में आ रही है तो उसे हम बोल देंगे कि these are parallel to each other। क्योंकि cos 0 0 होएगा। अगर यहां पे देखें तो A डॉट बी, देखो A डॉट बी हमारे पास होता है बेटा A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड cos 0, और cos 0 क्या आएगा 1, cos 0 1 होएगा तो क्या आएगा A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बन जाएगा। और फिफ्थ की बात करें तो टू वेक्टर्स आर पैरेलल, एंटी पैरेलल बोलना चाहता हूं बेसिकली, पैरेलल टू ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं। इफ A डॉट बी इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा माइनस में, मतलब ए बी नेगेटिव वैल्यू। अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है नो दीज आर एंटी पैरेलल। रीजन, क्योंकि यहां पे अब जीरो की जगह क्या आ जाएगा 180, बिकॉज एक इधर है एक इधर है, एंटी पैरेलल। तो cos 180 बनेगा दोनों के बीच में, और 180 बनेगा तो cos 180 होता है माइनस, दोनों का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा तो भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी तो वो पता लग जाएगा एंटी पैरेलल है। इसके बाद सिक्स्थ कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर, बेसिकली मैं इतना बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं। तो अगर दो वेक्टर है उनका सेल्फ वेक्टर निकालते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट निकालते हैं, हाँ बस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ, ये ध्यान रखो बस। तो अगर मेरे पास दो है, ये भी सेम है, मैंने आई कैप में तुम्हें बताया था, जे कैप में भी बताया था। तो ए डॉट ए निकालेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, और तुम्हें पता है कॉस क्या आएगा 0 डिग्री, cos 0 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम वाला केस है ये। क्लियर है। सेवेंथ लॉ आता है इसके अंदर कि अगर तुमने मान लो ये मैंने बताया था कि टू डिसिमिलर, अगर अलग अलग वेक्टर है, मान लो ए जे आई डॉट जे है तो क्या आएगा 0, और ऐसे ही सेम जे की होएगा, और ये सारी चीजें मैं तुम्हें बता चुका हूं रूल्स में। इसके अलावा अगर तुम्हें फॉर्मूला ही चाहिए तो फॉर्मूला ही बता सकता हूं मैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर के बीच हम एंगल निकालते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर, मतलब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। मतलब ये है कि ए एक्स अंडर रूट करते हैं ना, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए y का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, और ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी
z का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, ये भी मैंने तुम्हें बताया है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, यही बता चुका हूं मैं। तो बेसिकली रूल्स है, रूल्स के नाम पे बस ट्रिक्स दी होती है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था क्वेश्चन कुछ नहीं होता, क्वेश्चन एक तरह के न्यूमेरिकल मतलब डेरिवेशन ही होती है, बट विद द वेरिएबल्स होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर इसको आगे फैलाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। अब ऐसी वीडियो सुंदर सुंदर सी लाता रहूंगा और सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना और पढ़ते रहो।